तो होगा क्या, सबसे पहले शाम के समय में तराजू में मेरे को बैठाया जाएगा, ठीक है, बैठाया जाएगा, और दूसरे आपके तराजू का दूसरा जो आपका हिस्सा होता है उसमें रखा जाएगा क्या, पत्थर, तोला जाएगा, ठीक है, बराबरी हो जाएगी मेरे वजन की और पत्थरों के वजन की। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता ही है, इससे पहले भी मैं आपके लिए कुछ वीडियोस लाया था, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित, जैसे चंद राजवंश के, पंवार वंश के। तो उसके ही आगे मैं आपके लिए और क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके गोरखा साम्राज्य से संबंधित होंगे। कुल 50 प्रश्नों की मैं सीरीज लाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम करेंगे उसके 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नेपाल में लघु राज्यों के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया किस राजा के काल में आरंभ हुई थी। ठीक, तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं, प्रताप सिंह, पृथ्वीनारायण शाह, रण बहादुर शाह या विक्रम शाह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक, अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो आपको पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में नेपाल छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उन्हीं राज्यों का एकीकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी किसके काल में हुई थी, पृथ्वीनारायण शाह। जैसा कि आपने पंवार वंश में पढ़ा होगा ना कि पंवार वंश के काल में गढ़वाल 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था और एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी लखनदेव पाल ने, 4 गणपतियों को हराया था। उसी तरह गढ़वाल के एकीकरण की प्रक्रिया जो पूर्ण हुई थी वो अजयपाल ने की थी, समाप्त की थी। तो वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी है। तो पृथ्वीनारायण शाह इसका आंसर है। और पृथ्वीनारायण शाह को जो है आधुनिक नेपाल का निर्माता भी कहते हैं, नेपाल का बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है और श्री गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या है, आधुनिक नेपाल का निर्माता, आधुनिक नेपाल का निर्माता, नेपाल का बिस्मार्क भी कहते हैं, और श्री गोरखनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है, श्री गोरखनाथ। तो ठीक है, तो पृथ्वीनारायण शाह के आपके 3 उपनाम आपको और यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण नेपाल का एकीकरण, संपूर्ण नेपाल की बात हो रही है कि इसका एकीकरण किस राजा के काल में पूर्ण हुआ था। रण बहादुर शाह है, प्रताप सिंह है, पृथ्वीनारायण शाह है या विक्रम शाह है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रण बहादुर शाह। ठीक है, रण बहादुर शाह। पृथ्वीनारायण शाह के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो राजगद्दी संभाली थी नेपाल की, वो संभाली थी प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह के बाद जो उनके पुत्र हुए थे नेपाल के राजा बनेंगे अगले, वो बनेंगे आपके रण बहादुर शाह। चूंकि रण बहादुर शाह जब राजा बने थे उस समय ये अल्पायु थे, कम आयु के थे, तो इनकी माता इंद्र लक्ष्मी ने संरक्षिका की भूमिका निभाई थी इनके शासनकाल में। ठीक, लेकिन इनकी माता इंद्र लक्ष्मी को इनके चाचा बहादुर शाह मार देते हैं और खुद संरक्षक बनते हैं रण बहादुर शाह के। बहादुर शाह के समय में नेपाल की एकीकरण की प्रक्रिया आगे और चलेगी, मतलब संपूर्ण नेपाल की एकीकरण की प्रक्रिया, साम्राज्यवाद का विस्तार इनके काल में प्रारंभ होता है। और इसी के तहत, इसी के परिणाम स्वरूप जो है कहते हैं नेपाल की सीमा कुमाऊं के चंद राजवंश से भी आपकी मिलने लगती है ना। आपने फिर पढ़ा भी होगा, इन्हीं रण बहादुर शाह के काल में डोटियों ने सबसे पहले उत्तराखंड के कुमाऊं पर आक्रमण किया था। कब किया था, 1790 में। ठीक है, नेपाल ने आक्रमण किया कुमाऊं में, और उस समय नेपाल ने आक्रमण किया कुमाऊं में कब किया, 1790 में, जनवरी 1790 में। उस समय कुमाऊं में जो जिस वंश का शासन था उसको कहते थे चंद राजवंश, और चंद राजवंश का जो अंतिम राजा था वो था महेंद्र चंद। तो गोरखों ने महेंद्र चंद को 1790 में हवाल बाग के युद्ध में पराजित किया था, और 1790 में कुमाऊं पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किन्होंने, गोरखों ने। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, रण बहादुर शाह। यहाँ पे आप याद रखें। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करें। गलत कथन बताना है कि नेपाल का बिस्मार्क या श्री गोरखनाथ पृथ्वीनारायण शाह को कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। रण बहादुर शाह की संरक्षिका अभी हमने पढ़ा, इसकी संरक्षिका कौन बनी थी, इंद्र लक्ष्मी, और इस इंद्र लक्ष्मी को रण बहादुर शाह के चाचा बहादुर शाह ने मार दिया था, हमने पढ़ा है। शिव प्रसाद डबराल ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है। क्या कहा, विभीषण। तो ये वाला आपका क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिव प्रसाद डबराल ने हर्षदेव जोशी को विभीषण नहीं कहा है, बल्कि किसने कहा है, राहुल संकृत्यायन ने। ठीक, विभीषण क्यों कहते हैं, जिस तरह से विभीषण ने क्या किया था, राम के पाले में जाके रावण के बारे में सारे भेद खोले थे। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही हिसाब है। तो वही हिसाब वैसे ही व्यक्ति आपके कुमाऊं के इतिहास में भी है, जिसको हरदेव जोशी के नाम से जाना जाता है। राजा को बनाने और बिगाड़ने वालों के नाम से इसको जाना जाता है, वो हरदेव जोशी है। अगर हरदेव जोशी के बारे में मैं एक फैक्ट और बताऊं तो आपने कुमाऊं का चंद राजवंश पढ़ा होगा। उस चंद राजवंश के एक राजा दीपचंद के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो दीपचंद के काल में क्या हुआ था, दीपचंद के काल में उसके एक अधिकारी मोहन सिंह रौतेला ने राजा दीपचंद
और हर्षदेव जोशी को कैद कर लिया था, जिसमें दीपचंद कारागार में मारा जाते हैं और हर्षदेव जोशी जैसे तैसे भाग निकलते हैं और जाते हैं गढ़वाल में। और गढ़वाल में उस समय जो राजा थे वो थे ललित शाह। तो ललित शाह को आमंत्रित करते हैं कि कुमाऊं पर आक्रमण करो, है ना, क्योंकि हर्षदेव जोशी के राजा को कैद कर लिया गया है। तो ये बुलाने जाते हैं ललित शाह को। ललित शाह आते हैं। 1779 में एक युद्ध होता है ललित शाह और मोहन सिंह रौतेले के मध्य, जिसमें ललित शाह जीतते हैं और ललित शाह अपने पुत्र प्रदुम्न शाह को प्रदुमचंद नाम से कुमाऊं की गद्दी सौंपते हैं और हर्षदेव जोशी को प्रदुमचंद का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, एक तरह से लालच के रूप में कि कुछ ना कुछ मिल जाए, है ना। ललित शाह ने प्रधानमंत्री का पद दिया था बाद में हर्षदेव जोशी को। तो यहाँ पे आंसर जो आपका थर्ड वाला हो जाएगा। बाकी फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे हैं, एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी के कार्य को स्वार्थपूर्ण कहा है और देशद्रोहपूर्ण कहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आपका थर्ड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा अत्याचार का बड़ा ही हृदय विदारक का वर्णन किसने प्रस्तुत किया है? अब बहुत ही हृदय विदारक वर्णन, इसका मतलब गोरखा शासनकाल कुमाऊं में गढ़वाल भैया उत्तराखंड में जब तक रहा, इनका शासनकाल गोरखों का शासनकाल बहुत ही अत्याचारपूर्ण रहा। इसलिए इनके अत्याचारपूर्ण शासनकाल को कुमाऊं गढ़वाल में अलग अलग नामों से जाना जाता है, चाहे उनकी दिव्य व्यवस्था हो, चाहे उनके करों की प्राप्ति के संबंध में हो, चाहे बाली हो। बाली क्या होता था? टैक्स वसूल करने, जिस प्रकार से टैक्स वसूल करते थे, उनकी नीति, उनका जो एक तरह से तरीका था, उसको बाली कहते थे। आपको पता है कुमाऊं में गोरखा शासनकाल जो जाना जाता है गोरख्योल के नाम से जाना जाता है, और गढ़वाल में कहते थे इनके शासनकाल को गोरख्याली, जो अत्याचारपूर्ण शासन का एक तरह से पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। तो उन्हीं के शासनकाल और इनके शासनकाल का बहुत ही हृदय विदारक वर्णन प्रस्तुत किसने किया है? चौथे वाले का आंसर वो होगा हमारा हार्डविक और रैपर। हार्डविक के बारे में बता दूं, 1796 में 1796 में गढ़वाल की यात्रा में आया था और उस समय राजा था आपका प्रदुम्न शाह। एक रैपर भी है। आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्या है? गोरखाओं से संबंधित जाड़ या चकती क्या है? मदिरा है भाई, करों के प्रकार हैं, दिव्य प्रथा है या कोई नहीं? जाड़ या चकती हो जाएगा हमारा मदिरा। गोरखे मदिरा को विशेष अवसरों में भी पीते थे और सामान्य रूप से बहुत पीते थे। इनको बहुत पसंद थी मदिरा, है ना। और साथ में किसके साथ मदिरा पीते थे? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, इनको जो है पशु का मांस विशेष रूप से पसंद था। और किस पशु का मांस विशेष रूप से पसंद था? वो था सुअर, है ना। सुअर को मारते थे, काटते थे, पकाते थे, खाते थे और साथ में मदिरा भी पीते थे। तो जाड़ चकती क्या है भाई? जाड़ चकती आपका मदिरा है। ठीक, इसका हो जाएगा मदिरा। दिव्य प्रथा के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। सेना में कार्यरत सैनिक क्या कहलाते थे? क्योंकि सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे। एक वो सैनिक होते थे जो सेना में कार्य करते थे, एक वो सैनिक होते थे जो कार्य मुक्त हो जाते थे और पेंशन प्राप्त सैनिक को कहलाते थे। ठीक है, तो दो प्रकार के सैनिक होते थे। इसका जो आंसर मैं पहले आपको बता दूं, कार्यरत की बात हुई, जब वो ड्यूटी पे तैनात थे उन सैनिकों को क्या कहते थे? तो उन सैनिकों को कहते थे जागरिया। ठीक है, और ये जब सेवा मुक्त हो जाते थे, जब उनको पेंशन प्राप्त होती थी, उस समय सैनिक कहलाते थे कौन? ढाकरिया। पेंशन प्राप्त सैनिक या सेवा मुक्त सैनिक। अगर विचारी और विचार की बात करें, इससे पहले एक शब्द और है जिसके पद का नाम है आपका सूबा। क्या है भाई? सूबा। अब आप कहोगे सूबा क्या है? हमको पता है नेपालियों ने या डोटियों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था 1790 में, और 1790 में महेंद्र चंद को हरा के कुमाऊं का जो आपका क्षेत्र था वो हथिया लिया था। तो कुमाऊं का क्षेत्र गोरखों के पास आ गया। तो यहाँ पे अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी ना भाई। तो अधिकारी की नियुक्ति की गई, तो अधिकारी का जो पद का नाम था वो सुब्बा होता था। तो कुमाऊं पर कुल कितने सुब्बाओं का शासनकाल रहा है? 9 सुब्बा। पहला सुब्बा था आपका पहला सुब्बा था जोगामल शाह, और 9वां सुब्बा या अंतिम सुब्बा कहलाता है आपका बम शाह। तो सुब्बाओं को कुछ अधिकार दे रखे थे। किस किस प्रकार के अधिकार थे? न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी भी पूर्ण रूप से सुब्बाओं के हाथ में होती थी, और सैन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी भी पूर्ण रूप से सुब्बाओं के हाथ में होती थी। न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था, जब भी कोई युद्ध होता था तो प्रमुख रूप से जो भागीदारी निभाता था, जो लीड प्ले करता था, वो कौन होता था? सुब्बा। अब मान लिया जाए सुब्बा चला गया एक तरह से सैन्य अभियान में, तो न्याय व्यवस्था कौन करेगा? तो न्याय व्यवस्था उस समय करता था आपका कौन? विचारी। सुब्बा के स्थान पे न्याय व्यवस्था का जिम्मा जो संभालता था उसको कहते थे विचारी। और मान लिया जाए कि विचारी भी नहीं है किसी वजह से अपने पद पे, तो उसकी जगह कौन संभालता था कार्यभार न्याय व्यवस्था का? न्यायाधीश के रूप में, वो होता था विचार। इसमें एक शब्द और आप याद रखोगे, सभा। सभा शब्द का आप प्रयोग करते हैं अन्य न्यायकर्ता के रूप में, है ना, अन्य न्यायकर्ता, ये भी आप याद रखोगे। कुछ लोगों की एक तरह से सभा होती थी जो अन्य न्यायकर्ता के रूप में जानते हो। तो सुब्बा नहीं होगा तो विचारी नहीं होगा तो विचार, और सभा क्या है? अन्य न्यायकर्ता। बाकी इसका आंसर क्या है आपका? हो जाएगा जागरिया। छठे का आपका दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका 7वां कह रहा है कि गलत कथन बताना।
देख लेते हैं क्या क्या है। गोरखा का न्यायालय, इनका जो न्यायालय अल्मोड़ा में था, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अल्मोड़ा न्यायालय का न्यायाधीश था आपका विचार, अभी मैंने आपको बताया। सुब्बा नहीं होता तो विचारी, विचारी नहीं होता तो विचार, ये भी ठीक है। सुब्बा की अनुपस्थिति में विचारी कार्यभार संभालता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा क्या है, मुकदमे के समय गवाह को हरिवंश, जो रामायण का एक भाग था, की सौगंध दिलाई जाती थी, ये आपका गलत है। आंसर हो जाएगा चौथा। इसमें गलत क्या है? गलत ये है, जो हरिवंश होता था वो रामायण का एक भाग नहीं होता था। हरिवंश होता था महाभारत पुस्तक का एक भाग, जो महाभारत पुस्तक का एक भाग होता था, और जिसको गवाह के सर पे रखे कसम दिलाई जाती थी। होता है ना, जैसे वर्तमान में भी होता है कि जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। पता है ना, गीता जो हमारी पुस्तक है, उसको आधार बना के जो है एक तरह से पढ़ लिया जाता है। तो गोरखा काल में भी इसी तरह से पढ़ लिया जाता था। तो वो क्या था आपका, महाभारत का एक अंश था, ना कि रामायण का। बाकी सारे ऑप्शन आगे वाले तीनों जो ऊपर वाले वो सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य, अगला क्वेश्चन क्या, 8वां, मुख्य दीप व्यवस्था या दिव्य दीप व्यवस्था थी, कितने प्रकार की थी? 3, 4, 5 या 7? तो मुख्य जो आपकी दिव्य व्यवस्था थी वो थी हमारी 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी थी, मैं बता दूंगा। दिव्य दीप क्या है? एक गोला थी, एक कढ़ाई थी, गोला दिव्य, कढ़ाई दीप, और तराजू दीप या दिव्य। गोरखा जो न्याय करते थे वो न्याय करने की व्यवस्था या न्याय करने की नीति के रूप में जानते हैं इनको, दिव्य व्यवस्था को, है ना। तो 3 प्रकार की मुख्य रूप से गोला में मैं बता देता हूँ ये क्या करते थे। गोला में करते थे, लोहे का जो गर्म छड़ होती है, डंडा होता है, उसको पूरी तरह से गर्म करते थे, और जिस पर आरोप लगाया गया होता है, मान लो 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों पर आरोप लगा रखा है कि इसने चोरी की है, और दूसरा आपका पक्ष कहता है भैया मैंने नहीं, इसने चोरी कर रखी है। तो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में लोहे का गर्म डंडा छड़ पकड़ाई जाती है। यदि उस व्यक्ति का हाथ जल गया, मानो मैंने पकड़ रखा है लोहे का डंडा, मुझ पर केस चल रहा है, मुझ पर आरोप है चोरी का, मैंने डंडा पकड़ा, मेरा हाथ जल गया, तो हाथ जल गया, तो कहते थे जिसका हाथ जलता था वो दोषी कहलाता था, और जिसका नहीं जलेगा वो क्या कहलाता था? निर्दोष। ठीक है, तो ये गोला है। कढ़ाई में क्या था? कढ़ाई में तेल को गर्म करा जाता था, और जिस पर आरोप लगा होता था उसका हाथ डाला जाता था। यदि हाथ जल गया तो दोषी, ना जला तो निर्दोषी। ये व्यवस्था। एक होता था तराजू में क्या होता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पे आरोप लगा रखा है ना, मेरे पे आरोप लगा है, किसी व्यक्ति ने लगाया है, और न्याय करना है भाई गोरखों के सामने, मैं पहुंच गया, तो होगा क्या, सबसे पहले शाम के समय में तराजू में मेरे को बैठाया जाएगा। ठीक है, बैठाया जाएगा, और दूसरे आपके तराजू का दूसरा जो आपका हिस्सा होता है उसमें रखा जाएगा क्या, पत्थर, तोला जाएगा। ठीक है, बराबरी हो जाएगी मेरे वजन की और पत्थरों के वजन की, मुझे फिर उतारा जाएगा, और जिन पत्थरों से वजन तोला गया था उन पत्थरों को विशेष स्थान में सुरक्षित रख दिया जाएगा। अगले दिन सुबह को फिर ये काम होगा, मुझे बैठाया जाएगा, पत्थर रखे जाएंगे। यदि मेरा वजन कम हुआ तो मैं दोषी कहलाऊंगा, यदि ना हुआ, उतना ही रहा या ज्यादा हो गया तो निर्दोष। ठीक है, कम हुआ तो दोषी। तो गोरखों की न्याय व्यवस्था कुछ इसी प्रकार की थी, थोड़ी अजीबो गरीब थी। अत्याचारपूर्ण शासन भी कहा जाता है इनके शासनकाल को, जिसे गोरखियाली के नाम से जानते हैं, आपको पता है। अब ऐसा नहीं कि 3 ही व्यवस्था थी, और भी व्यवस्था थी, दिव्य व्यवस्था। जैसे आपका बौ काटी हरे का दीप है, जिसमें काली हल्दी की जड़ खाने को दी जाती थी। यदि व्यक्ति जिंदा बच गया तो निर्दोष, मर गया तो दोषी। बहुत सारी अन्य व्यवस्था भी है। ठीक है, इसमें आपका गुरु देवता के मंदिर संबंधित एक दिव्य व्यवस्था भी है। तो अन्य दिव्य व्यवस्था के बारे में किस कुमाऊं कमिश्नर ने वर्णन किया है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो उस कुमाऊं कमिश्नर का नाम याद रखोगे कि गोरखों की दिव्य व्यवस्था के बारे में किस कुमाऊं कमिश्नर ने वर्णन किया है, तो वो हो जाएंगे हमारे दूसरे कुमाऊं कमिश्नर जो है, क्या नाम है, जॉर्ज विलियम ट्रे, जो कुमाऊं के वास्तविक कुमाऊं कमिश्नर भी कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने आपको बताया। क्या है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने गोरखों की दिव्य व्यवस्था का वर्णन किया है? अभी मैंने बताया आपको, ट्रेल। ठीक है, ट्रेल। अगर लुशिंगटन की बात करें तो नैनीताल का नगरीकरण, अगर लुशिंगटन की बात करें तो नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ किया है इन्होंने। तो नैनीताल को बसाने में किसका योगदान है? प्रमुख रूप से लुशिंगटन का। हेनरी रैमजे की बात करें तो हेनरी रैमजे जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का स्वर्ण काल के रूप से जाना जाता है, हेनरी रैमजे के काल को। रामजी साहब इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? रामजी साहब इनको कहते हैं। डलहौजी के चचेरे भाई थे, डलहौजी के चचेरे भाई के रूप में जाना जाता है। बहुत सारा और फैक्ट भी है। हेनरी रैमजे की काल में नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया है ना। नैनीताल जो हब बना था शिक्षा का, वो हेनरी रैमजे के काल में ही बना है। अगर बैटन की बात करें तो पॉइंट देख लेते हैं बैटन का क्या है, नैनीताल को पर्यटक नगरी के रूप में
पर्यटक नगरी के रूप में किसने विकसित किया था? आपका बेटन ने, ठीक है। और डाक बंगलों पर विशेष रख रखाव भी किसने किया था? बेटन ने, ठीक। तो 9 का क्वेश्चन आपको कौन सा था? ट्रेल, सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। नरशाही का मंगल या पाला घटना संबंधित है किस एक गोरखा अधिकारी से संबंधित है? ऋतुध्वज थापा। ऋतु किस गोरखा अधिकारी से संबंधित है? ऋतुध्वज थापा है या जोगम मल है, काजी नरसिंह है या जगजीत पांडे? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वन। अब देख लेते हैं ये है क्या, ठीक। हमको पता है उत्तराखंड या कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हुआ था। कुमाऊं की बात करें तो 1790, गढ़वाल की बात करें तो प्रदुम शाह को मारने के बाद जो डेट थी वो 1804 है, खुटबड़ा युद्ध 14 में 1804। तो इनका शासन जब स्थापित हुआ तो बहुत से यहाँ पे ऐसे निवासी भी थे जो उत्तराखंड के नहीं थे, बाहर से आके विभिन्न समय पर आके यहाँ पे बसे थे। तो इनकी राजभक्ति पर गोरखों को संदेह हुआ था, है ना, क्योंकि यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे। तो इनकी राजभक्ति पर गोरखों को संदेह हुआ और एक दिन मुकर्रर किया गया, निश्चित दिन, मंगलवार के शाम को, रात्रि को निश्चित किया गया कि इन सभी को चिन्हित किया जाएगा और एक ही समय में सबको एक तरह से मारे जाएगा, इनकी हत्या कर दी जाएगी। और इसमें विशेष ये था कि जो लोग होते थे भारी लोग, इनकी विशेषता पहचान ये थी कि ये चोटियां धारण करते थे, चोटी। तो बहुत से लोगों ने जब इसकी सूचना मिली कि ऐसा कुछ होने वाला है तो सबने अपनी चोटियां कटवा ली थी, खुकरी से, तलवार से। वो बच गए थे जिन्होंने चोटियां कटवा ली, कुछ बच गए, बाकी अधिकतर मारे गए थे, ठीक। अब चूंकि ये कांड जो हुआ था मंगलवार को हुआ था, इसलिए इसको नरशाही का मंगल, नरसिंह है ना, नरशाही का मंगल मतलब नरसिंह के द्वारा किया गया एक तरह से हत्याकांड, क्रूर हत्याकांड, इसके रूप में जाना था, ठीक। तो 10 का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां। तो 11वां क्वेश्चन है आपका, गलत कथन बताना है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है कुमाऊं का प्रथम सूबा जोगामल, ठीक है, ये ठीक है। कुमाऊं का अंतिम सूबा वमशाह था, ये भी ठीक है। कुमाऊं पर कुल 9 सूबाओं का शासन रहा, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला, अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रमुखों का सामूहिक नरसंहार किसके काल में हुआ या किसने करवाया था? भैरव सिंह थापा। तो गलत बताना है, गलत हो जाएगा चौथा वाला। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो है भैरव सिंह थापा नहीं है। कौन है? अजब सिंह थापा। कौन है? अजब सिंह ख्वास के नाम से भी जाना जाता है, अजब सिंह थापा के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन है कि इन्होंने ग्राम प्रमुखों का सामूहिक नरसंहार क्यों किया था? क्योंकि इनके शासनकाल में ही जो गांवों से राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, ग्राम प्रधानों को दी जाती थी। जब ये भ्रष्टाचार करने लगे थे, जितनी निश्चित धनराशि होती थी उसकी वसूल करके जो है कम दिखाते थे अपने दस्तावेजों में और खाते में, सरकारी खाते में कम जमा करवाते थे। एक तरह से भ्रष्टाचार करते थे ये ग्राम जो प्रमुख होते थे, ठीक है। राजस्व से संबंधित भ्रष्टाचार करने के एक तरह से आरोपी थे। तो सामूहिक नरसंहार करवाया गया था जब से ख्वास के शासनकाल में। सूबा के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुमाऊं पर जब गोरखा आधिपत्य स्थापित हुआ था और जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनके पद का नाम होता था सूबा। तो कुमाऊं पर कुल 9 सूबाओं का शासनकाल रहा है, जिसमें पहले सूबा आपके कौन थे? जोगामल, और 9वें अंतिम सूबा थे आपके वमशा, और टोटल रहे आपके 9 सूबा, ठीक है। तो 11वें का आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां। गोरखाकालीन प्रमुख दास मंडी कहाँ थी? आपको पता है कि गोरखा शासनकाल के ही समय दासों को बेचा जाता था, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, है ना। जिसकी भी जैसी कार्य क्षमता होती थी उसके उतने ही रुपए निश्चित होते थे, ठीक है। तो दास मंडियों थी। अब आप सोच रहे होंगे दास मंडी तो हमने हरिद्वार पढ़ा है, हरिद्वार तो इसमें है ही नहीं। हरिद्वार भी है लेकिन एक और प्रमुख दास मंडी होती थी, जो होती थी रोहेलखंड में। अब रोहेलखंड कहाँ है? यूपी का उत्तर पश्चिम जो भाग है वहां पे रोहेलखंड स्थित है। इसका आंसर रोहेलखंड है, ठीक है। ना कानपुर है, ना देहरादून है, ना ही अल्मोड़ा। अल्मोड़ा तो इनकी राजधानी होती थी, जो न्यायालय होता था वो अल्मोड़ा में स्थापित होता था, ठीक। रोहेलखंड भी याद रखना है आपको। अगर चारों ऑप्शन है, अगर चारों ऑप्शन है, ऑप्शन में रोहेलखंड नहीं है तो आपका आंसर हरिद्वार भी हो जाएगा। हरिद्वार में भी इनकी दास की मंडी थी जो भीमगोड़ा के पास में थी, है ना, भीमगोड़ा के पास में। इसका आंसर क्या आपका? पहला हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 13 क्या कह रहा है? कथन गोरखा, कथन है कि गोरखा सेना बहादुर, निडर तथा शत्रु की परवाह ना करने वाली होती थी और गोरखा रक्त पिपासु हो जाते थे, है ना। जब किसी से लड़ाई करते थे तो रक्त को एक तरह से मारकाट बहुत ही भयानक तरीके से करते थे। तो ये कथन किसने कहा है? तो इसका आंसर आप याद रखो, कैप्टन हेयर से। आपको पता है गोरखा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध भी हुआ था। वो बात अलग है, गोरखे अंतिम रूप से हारे थे, लेकिन इतनी वीर गति से लड़े थे कि उनकी वीरता से, गोरखों की वीरता से प्रभावित होकर ही अंग्रेजों ने बलभद्र सिंह थापा की स्मृति में एक स्मारक भी बनाया है। खलंगा स्मारक भी इसको कहते हैं, देहरादून में, है ना। तो इसका आंसर आप पहला वाला याद रखो, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है गोरखाओं से संबंधित असंगत बताना, गलत बताना है। पहला है स्त्रियों की छत पर जाना प्रतिबंधित घोषित किया था, ठीक है। सुंदर दासियों तथा उनके बच्चों को केटी कहा जाता था, ये ठीक है। ब्राह्मण दास कठुआ कहलाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है। शिल्पियों को नौ कहा जाता था, ठीक है। गलत बताना है तो गलत हो जाएगा चौथा। क्यों? शिल्पकार जो हाथ से सामान बनाने वाले व्यक्ति होते थे, व्यक्ति विशेष होते थे, एक वर्ग होता था, उनको नौ नहीं कहा जाता था, उनको कहा जाता था कामी। क्या कहते थे? कामी। नौ तो कहते थे नाई और, नौ कहते थे आपका नाई और सुनार वर्ग को, जो नाई और सुनार का काम करते थे वो होते थे नौ, ठीक है। शिल्पियों कहते थे आपके कामी।
अब क्वेश्चन जो आपका पहला ऑप्शन है, स्त्रियों को छत पर जाना प्रतिबंधित किया था, भाई क्यों किया था ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी स्त्री छत पर चढ़ती थी या कुछ काम करती थी तो गोरखा सैनिक उन पर नजर रखते थे, गंदी दृष्टि रखते थे, ऐसा कहना था उत्तराखंड की महिलाओं का। अब जब गोरखों को पता चला कि हम पे ऐसा आरोप लग रहा है तो गोरखों ने एक आदेश पारित किया कि कोई भी महिला जो है छत पर नहीं चढ़ेगी, ना वो छत पर चढ़ेगी, ना उन पर आरोप लगेगा। ठीक, पहले वाले का ये आपका याद रखेंगे, बाकी सारे ठीक आंसर हो जाएगा इसका 14 का चौथा चौथा। अगला देखते हैं आपका 15 क्वेश्चन क्या कहता है। 15 क्वेश्चन है, श्री हरसेवक जिन पर गोरखाओं ने हत्या का आरोप लगाकर कढ़ाई दीप ठहराकर प्राण ले लिए थे, किसके मित्र थे? हरसेवक की बात हो रही है, तो हरसेवक जो मित्र थे वो थे आपके प्रदुम्न शाह की। प्रदुम्न शाह के बारे में आपको पता है, गोरखों और प्रदुम्न शाह के बीच में युद्ध हुआ है, जिसका मतलब गोरखे और प्रदुम्न शाह क्या है, शत्रु हैं। कब हुआ था युद्ध? 14 मई 1804 को, जिसमें प्रदुम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे देहरादून के खोड़बड़ा युद्ध में। उस युद्ध का नाम खोड़बड़ा युद्ध के नाम से आप जानते हो। और इनकी अंत्येष्टि प्रदुम्न शाह को कहाँ जला दिया गया था? हरिद्वार में। गोरखाओं के द्वारा ही राजा को सम्मान देने के लिए इनको जला दिया गया था। अब चूंकि प्रदुम्न शाह गोरखों के शत्रु थे और प्रदुम्न शाह के मित्र कौन थे? हरसेवक थे, इसलिए हरसेवक पर जानबूझकर हत्या का आरोप लगाया था गोरखों ने। और किस दिव्य व्यवस्था से गुजरवाया गया था इनको? कढ़ाई। जाहिर सी बात है, कढ़ाई गर्म तेल में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, हुआ भी वैसा ही था। इनका हाथ जला था और हाथ जल जाने पे दोषी सिद्ध होते थे, ये दोषी सिद्ध हुए थे। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में इनको इनके आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, पहले एक तरह से इनको ठहराया गया था कि इन्होंने ये काम किया है, हत्या की है, लेकिन बाद में आपके अधिकारी आएंगे वो इनको इस आरोप से मुक्त कर देते हैं। ठीक, तो आप याद रखोगे कि क्यों प्रदुम्न शाह के चूंकि मित्र थे इसलिए इन पर आरोप लगाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 क्या कह रहा है? उत्तराखंड के इतिहास में गोरख्याली, गोरख्योल, गोरखशाही से क्या आशा है? अत्याचारपूर्ण शासन है, सांस्कृतिक व्यवस्था, कर नीति या राजाओं के नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अत्याचारपूर्ण शासन। चाहे इन गोरखों की दिव्य व्यवस्था की बात हो, चाहे गोरखों की कर प्रणाली की बात हो, जो आपके चाहे बाली की बात हो, जिस प्रकार से कर वसूल करते थे उसे हम बाली बाली कहते थे, चाहे अंग भंग करने की प्रथा हो, चाहे अंग भंग करके उसमें नमक मिर्च लगाने की बात हो, बहुत से अनोखे कारनामे इन्होंने किए। अत्याचारपूर्ण शासन किया है पूरे उत्तराखंड में। वैसे आपने गोरख्याली शब्द पढ़ा होगा कि अत्याचारपूर्ण शासन को क्या कहते थे? गोरख्याली, लेकिन कुआं में गोरख्योल कहते थे और गढ़वाल में गोरख्याली कहते थे। ठीक, तो ये क्या है भाई? अत्याचारपूर्ण शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्या है? तो 17 आपका सामने आपके क्या है? गोरखाओं के विरुद्ध प्रदुम्न शाह की प्रथम पराजय किस नदी के तट पे हुई थी? ठीक, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था। मैंने पहले भी बताया 1790 में। 1790 में अंतिम चंद्र नरेश महेंद्र चंद को हवाल बाग युद्ध में हराया। कुमाऊं पर आगे थे 1790 में। फिर गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण किया था 1791 में। यहाँ पे राजा प्रदुम्न शाह ही हैं, लेकिन कहते हैं गोरखों और प्रदुम्न शाह के बीच में से संधि हो गई थी। कब? 1792 में। उस संधि का नाम है लंगूरगढ़ की संधि या श्रीनगर की संधि, क्योंकि वो लंगूरगढ़ में हुई थी, इसलिए श्रीनगर या लंगूरगढ़ की संधि भी कहते हैं। इस संधि के तहत क्या हुआ था? प्रदुम्न शाह ने वायदा किया था कि 25,000 रुपए में प्रतिवर्ष गोरखों को देता रहूंगा और उसके बदले में गोरखे गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि प्राकृतिक आपदा का लाभ उठा के गोरखे दोबारा आक्रमण करते हैं गढ़वाल में और संधि को तोड़ते हैं। आपको पता है 1795 में गढ़वाल में इकावली बावनी आया था, जिसको आप अकाल के रूप में जानते हैं। फसल नहीं होती है, फसल नहीं होती है, एक तरह से अकाल पड़ता है। उसके बाद 1803 में भूकंप आया था और इस स्थिति का लाभ उठाया था गोरखों ने, संधि तोड़ी, 1803 में आक्रमण किया था गढ़वाल में। इसी के दौरान जो है प्रदुम्न शाह 4 स्थानों पे हारे थे गोरखों से। कहाँ कहाँ? सबसे पहले हारे थे श्रीनगर। प्रथम पराजय पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? किस नदी के तट पे पूछ रहे हैं तो श्रीनगर किस नदी के तट पे? भाई अलकनंदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा। ठीक, पहली हार श्रीनगर, दूसरी हार उत्तरकाशी भागीरथी। ठीक, तीसरी हार चंबा, जिसको आप चंबुआ के नाम से जानते हैं। चौथी हार आपको पता है अंतिम और निर्णायक युद्ध हुआ था आपका खुड़बुड़ा में। खुड़बुड़ा, और ये आपका डेट याद हो गया 14 मई 1804। इस युद्ध में प्रदुम्न शाह मारे जाते हैं और उनकी अंत्येष्टि बाद में कर दी जाती है हरिद्वार में। इसी तिथि के बाद से पूरे उत्तराखंड पर, गढ़वाल के साथ साथ पूरे उत्तराखंड पर किसका आधिपत्य हो जाता है? गोरखों का। ठीक, तो इसका जो क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन का जो आंसर था, पहली पराजय पूछी थी किस नदी के तट पे, तो वो हो जाएगा आपका अलकनंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 क्या कह रहा है? 8 सितंबर 1803 की रात्रि को गढ़वाल में आया भूकंप से गढ़वाल में लगभग कितने प्रतिशत मकान टूट गए थे या ध्वस्त हो गए थे? आपको पता है 8 सितंबर 1803 को भूकंप आया था, जिसका केंद्र आपका चमोली का बद्रीनाथ मंदिर था। उस भूकंप के तहत उत्तराखंड या गढ़वाल के लगभग 80% मकान टूट गए थे और इस स्थिति का लाभ फिर उठाया था गोरखों ने और लंगूरगढ़ की संधि को तोड़ के 1803 में गढ़वाल पर वो अटैक करते हैं प्रदुम्न शाह के खिलाफ, 1804 में जीत जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर याद रखोगे 80%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? 19वां प्रश्न सामने आपके क्या है? खोड़बड़ा युद्ध के बाद गोरखे किसे बंदी बनाकर काठमांडू ले गए थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रीतम शाह।
ठीक है, क्योंकि खोड़बड़ा युद्ध में प्रदुम्न शाह मारे गए हैं, है ना। कौन मारे गए भाई? प्रदुम्न, प्रदुम्न शाह मारे गए। इनके दो पुत्र हैं, एक है आपके सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह, और दूसरे आपके कौन है भाई? प्रीतम शाह, प्रीतम शाह। तो प्रीतम शाह को बंदी बना के गोरखे ले गए थे अपनी राजधानी काठमांडू, और दूसरे जो आपके पुत्र सुदर्शन शाह ये जैसे जैसे तैसे भाग निकलते हैं और अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं। अंग्रेजों से किससे सहायता मांगते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग से सहायता मांगते हैं, इसे लॉर्ड मोयरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद आपको पता है अंग्रेजों और गोरखों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अंतिम रूप से पराजय होती है गोरखों की, और उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन स्थापित होता है 1815 से। इसका आंसर याद रखेंगे आप, प्रीतम शाह। ठीक, प्रीतम शाह को बाद में ये आपके गोरखे छोड़ देते हैं, ये भी आपको याद। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? है आपका 20वां। गोरखे लोगों के लिए सिर पर कथन दे रखा है कि गोरखे लोग कि लोगों के सिर पर इतना कर लगाते थे कि उनके बाल भी नहीं उग पाते थे। ये किसका कथन है? अब ये तो कथन है, इसकी ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं है, बहुत सारे टेक्स्ट उन्होंने लगाए हैं। सलामी है, पुंगाड़ी है, मरो है ना। तो इसका आंसर याद रखो, कवि गुमानी, जो आपके काशीपुर नरेश कवि गुमान सिंह के दरबार से संबंधित है और सुदर्शन शाह के दरबार से भी संबंधित है। 1790 में काशीपुर में इनका जन्म हुआ है। तो इसका आंसर याद रखोगे आपका कौन है? कवि गुमानी। 21 क्वेश्चन है, गोरखा शासन से शासन में जो है बालिका, बालिका क्या अर्थ होता था? तो बालिका जो आपका अर्थ होता था वो होता था ठीक है, मनमानी कर नीति, मनमानी कर नीति। करों के बहुत से प्रकार हैं, तो करों को जिस प्रकार से वसूल करते थे, जिस नीति से, जिस तरह से वसूल करते थे, जिस नीति को फॉलो करके करते थे कर वसूल, उसको कहते थे क्या? बाली। ठीक है, बाकी ठीक है, अर्थ पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। क्या कह रहा है? 22 कह रहा है करों के संबंध में गलत कथन बताना। बहुत सारे कर लगाए गोरखों ने, तो इनके अत्याचार करने के तरीके के रूप में भी जाने जाते हैं। पुंगाड़ी कर, भूमि कर, बिल्कुल ठीक है, भूमि के मालिकों से, भूमि से संबंधित कर पुंगाड़ी है। मांगा कर, मांगा आपातकालीन कर, युद्ध वगैरह के समय में गोरखे लोगों से टैक्स वसूल करते थे, और उस टैक्स से क्या करते थे? फिर धनराशि से युद्ध लड़ा जाता था, है ना। धनराशि चाहिए होती है युद्ध लड़ने के लिए, तो आपातकालीन कर के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। मिझारी कर, छिपाई गई संपत्ति पर, ये वाला आंसर है, क्योंकि मिझारी कर छिपाई गई संपत्ति पर नहीं लगता था। ये शिल्प कर्मियों तथा आपका जागरिया ब्राह्मण से जाता था। किससे? शिल्प कर्मी तथा आपका जागरिया ब्राह्मण, जो जागर लगाते थे, जागरिया ब्राह्मण से ले जाता था आपका मिझारी कर। ठीक, बाकी टीका कर है, शुभ अवसरों पर लिया जाता था, ये भी आपका बिल्कुल ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23। मैदानी पशु चारकों पर आरोपित कर कौन सा था? दो प्रकार के कर होंगे यहाँ पे। एक पशु चारक होंगे जो मैदान में रहते हैं, उनसे टैक्स लेना। एक पशु चारक होंगे जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, अगर उनसे टैक्स वसूला जाएगा तो वो कौन से टैक्स का प्रकार? ठीक, तो मैदानी की बात पूछ रहा है, तो मैदानी वाला आंसर हो जाएगा आपका हेड़ी तथा मेवाती। और बात करें दुनिया की, ये पहाड़ी पशु चारकों से वसूला जाता था। किससे भाई? पहाड़ी पशु चारकों से, पहाड़ी पशु चारकों से, जो पहाड़ पे रहते थे। अगला कुसई की बात करें तो कुसई कर ब्राह्मण से ले जाता था, और ये लगाया था बमशाह ने। ठीक, बमशाह ने लगाया था 5 रुपया, 5 रुपये लेते थे 1 जूला जमीन पर। इससे 1 जूला जमीन, और 1 जूला जमीन होती थी आपकी 5 से 13 एकड़ के बीच, 5 से 13 एकड़। ठीक है, बमशाह 5 रुपए 1 जूला पर, और 1 जूला होती थी 5 से 13 एकड़। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर है हमारा, ठीक है, 23वां का आंसर आपका था पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन है, गोरखों को किस धातु से बने बर्तनों से विशेष लगाव था? चांदी, तांबा, पीतल या लोहा? इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। ना लोहे से, ना पीतल से, ना चांदी से, तो लोहा इनकी जो विशेष धातु होती थी। और अधिकतर जो इनके औजार वगैरह होते थे डेली यूज के, वो तांबे से ही बनाते थे। जो इनके बर्तन वगैरह होते थे वो भी तांबे के बने होते थे। ठीक है, आंसर आप याद रखोगे सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 25, जो आपका आज की सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन। 25 क्या कह रहा है? गोरखों का सबसे प्रिय और बड़ा त्योहार कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण त्योहार इनका दशहरा है, दसाई है, रक्षाबंधन है, होली है, या कोई नहीं? आंसर इसका है दशाई या दशहरा। ठीक है, और इसी त्योहार में अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते थे। ठीक है, इनकी अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते थे दशाई में। और एक पॉइंट और याद रखना, इनके जो प्रमुख जो आपका वो होता था, कौन शस्त्र होता था, उसको कहते थे खुकरी, जिसका प्रयोग करके इन्होंने बड़े बड़े युद्ध भी लड़े हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध इन्होंने किया उसमें खुकरी का बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रयोग भी किया है। ठीक है, तो खुकरी अगर पूछेगा कि कहाँ पे बनाते थे, कहाँ पे बनती थी ये खुकरी? गढ़ी, इनका गढ़ी केंद्र होता था नेपाल में, नेपाल में गढ़ी केंद्र होता था। और ये कौन से लोग बनाते थे भाई गढ़ी में? नेवार जाति के। नेपाल के राजा रण बहादुर शाह भी नेवार जाति के थे, और गढ़ी आपका नेवार जाति के लोग बनाते थे। ठीक,
तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आपका पहला, दशाई या दशहरा। चलिए आज हमने देखे आपके गोरखा, गोरखा राज्य से संबंधित आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 25 प्रश्न। इसके आगे भी आपकी सीरीज 25 क्वेश्चन की जल्दी हम लाएंगे। तो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।